हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि जिसे सीडीबी कहते हैं, मोटिवेशन एंड कंसेप्ट ऑफ आईक्यू के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो 2 सेशन हुए उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट के ताल्लुक से अलग अलग देखा है। उसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन देखा है। उसके बाद जो है तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं वो भी हमारा हो चुका है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ तक के जो है तो हमने टॉपिक्स को समझा है। उसके बाद हम देखने वाले हैं मोटिवेशन और आईक्यू का कंसेप्ट। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मोटिवेशन, यानी कि जिसे हम तहरीक कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, persistence and vigor of goal directed behavior। इसके ताल्लुक से भी हम कल देख चुके हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ताल्लुक से। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं अभिप्रेरणा का चक्र, जिसे साइकिल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर NDA और GAR यानी गार लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज़ है ये हम देखेंगे पहले। तो NDA का जो फुल फॉर्म है गार का, तो नीचे आपको जो है तो एक सर्कल में नज़र आ रहा है नीड, जिसे हम ज़रूरत कहते हैं। कि जैसे कि हमारी अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत है वो सीटेट को लेकर है, सीटेट क्वालिफाइड करना है। उसके बाद जो है तो ड्राइव, प्रेरणा जिसे कहेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं। अराउज़ल, पढ़ाई का अंदरूनी जोश जिसे उत्तेजना कहते हैं, अराउज़ल कहते हैं। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार, जैसे कि हम किताबें लाकर या फिर सीटेट के मुतालिक वीडियो को देखकर और मेहनत करके जो है तो स्टडी करते हैं। उसके बाद अचीवमेंट, जैसे कि अब सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे, अचीवमेंट हो जाएंगी आपकी, यानी कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत थी सीटेट क्वालिफाइड करना था उसके लिए जो है तो आपने स्टडी की है। उसके लिए आपने जो है तो पढ़ाई का जो अंदरूनी जज्बा था आपका कि रोज़ाना का जो मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप, तो ये 7 जुलाई के बाद, उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा और जब रिज़ल्ट आ जाएगा और आप क्वालिफाइड हो जाओगे, तो आपको जो हासिल करना था यानी कि अचीव करना था, जैसे कि सीटेट क्वालिफाइड, वो रिज़ल्ट आ चुका होगा। और उसके बाद जो है तो रिडक्शन ऑफ अराउज़ल, यानी कि सीटेट कामयाब होने के बाद अराउज़ल में कमी होंगी, यानी कि उत्तेजना में कमी होंगी। और उसके बाद जो है तो एक अलग ज़रूरत, एक अलग नीड, एक जो है तो अलग चीज़ के लिए आप फिर से ये जो मोटिवेशन साइकिल है, जो अभी प्रेरणा का जो चक्र नज़र आ रहा है, इस तरीके से है। और दूसरी चीज़ के पीछे पीछे जो है तो हम पढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेट, KVS, DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके जो है तो हम तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो नीड है वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे कि सीटेट, उसके बाद फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की मिसाल ले लेंगे हम, सीटेट या TET के बाद टेट का एग्ज़ाम देकर पवित्र पोर्टल में फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर आपको जो है तो ये वाली लाइन कि मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की ज़रूरत, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, यानी कि फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं, फ़िज़िकल नीड्स, जिस्मानी ज़रूरत है जिसे हम कहेंगे, तो वो है खाना, पानी, रहना, सोना वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको एक क्या कहेंगे, इसको स्ट्रक्चर के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई यहाँ पर
कि अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्ची, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रमण सिद्धांत। तो एक थ्योरी है, सिद्धांत जो है तो थ्योरी वो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि जिसे कहते हैं, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। उसके बाद स्टीम, सम्मान की आवश्यकताएं, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेन, फ्रीडम। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रायोरिटी। उसके बाद जो है तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं, जैसे कि एयर यानी कि हवा, पानी, खाना, रहना, सोना, कपड़े, और रिप्रोडक्शन यानी कि चीज़ें मतलब बनाना वगैरह। तो इस तरीके से जो है तो ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की गई यहाँ पर। इसको एक मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस काम को करने के लिए मैं बना हूँ वो काम करना, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाएगा, आत्मसिद्धि में, कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए बना हूँ। तो यहाँ पर जो है तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। उसके बाद स्टीम, जैसे कि सम्मान की आवश्यकता, कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाते हो और आपको जॉब लग जाती है, तो आपके जो जहन में था कि आप सीटेट को क्वालिफाइड करना है, तो यहाँ पर आपने क्वालिफाइड किया है, आप टीचर बन गए हो। उसके बाद जो है तो स्टीम, सम्मान की आवश्यकता। उसके बाद जो है तो आपको इज़्ज़त कहेंगे उसको, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो लोग जो है तो आपकी इज़्ज़त करेंगे। उसके बाद जो है तो लव एंड बिलोंगिंग, प्रेरणा और अपनत्व की आवश्यकता, जैसे कि मोहब्बत और ताल्लुक़, दोस्त, वाइफ, परिवार, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकता, इसमें हिफाजती ज़रूरत, जैसे पैसे, नौकरी और घर वगैरह। उसके बाद जो है नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता। तो ये हम देख चुके हैं कि जिस्मानी जो ज़रूरत है, जैसे हवा, पानी, खाना, नींद, घर, कपड़े, ये इंसान की जो है तो जिस्मानी ज़रूरतें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1995 में जो मिड डे मील का मतलब स्कीम स्टार्ट हुई थी, जैसे कि स्कूलों के अंदर जो खिचड़ी वगैरह दी जाती है, तो वो मिड डे मील के थ्रू दी जाती है। तो हुआ यूँ था कि एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया था, क्योंकि उसकी जिस्मानी ज़रूरत यानी कि खाना पूरा नहीं हो रहा था। मतलब खाने के लिए जो तो उसने अपने बच्चे को बेच दिया था इस वास्ते। उसके बाद ये मिड डे मील वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो इसकी बहुत सारी मतलब इसको डीपली एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट जो है तो हमको ये समझना है, जो मोटी मोटी बातें उसको समझते हुए चलना है, क्योंकि काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है आपके सीटेट के एग्ज़ामिनेशन में। तो इस पर मबनी क्वेश्चन आता है मिड डे मील के ताल्लुक़ से या फिर मोटिवेशन के ताल्लुक़ से। तो आपको इसको अच्छे से इन शॉर्ट समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। आईक्यू क्या है? आईक्यू जिसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं, उर्दू में उसे कहा जाएगा जहानत का हिस्सा, कि जो दिमाग के अंदर होता है, जहानत का हिस्सा, जहानत की मिकदार। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ जर्मन बोर्न
theoretical physicist and philosopher of science whose statement estimated IQ score is about 160 points। अब इनका मानना है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका मानना ये है कि ये एक जर्मनी पैदाइशी नज़रियात और साइंसदान थे, फिलोसोफर थे, तो जिनका अंदाज़ा था कि आईक्यू तकरीबन 160 पॉइंट्स है। नीचे उसके ताल्लुक़ से एक टेबल दिया गया है कि स्टैनफोर्ड बेनेट इंटेलिजेंस स्केल। यहाँ पर जो टेबल दिया गया है इसमें जीनियस, गिफ्टेड, उसके बाद वेरी सुपेरियर, सुपेरियर, एवरेज, डल, बॉर्डर लाइन डिफिशेंसी, मॉरॉन और इमेशियल एडिएट इस तरीके से बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 140 के ऊपर होता है, और वेरी सुपीरियर जो होते हैं उनका 120 से 139 होता है, और सुपीरियर जो होते हैं उनका 110 से 119 होता है, और एवरेज यानी कि जो एवरेज आईक्यू होता है वो 90 से 110 तक होता है, और जो डल होते हैं वो 80 से 89। इस तरीके से जो है तो ये टेबल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजर से हुई है, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी के अधिक प्रभावी होती है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो इस पर मम्मी क्वेश्चन पूछा गया है गुज़िश्ता जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक के, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ आईक्यू जो है तो हम देखेंगे। तो आईक्यू का कंसेप्ट जो है तो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि आईक्यू जिसे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जैसे कि बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं, बर्थ एज भी कहते हैं, इनटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। MA/CA इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चा जैसा काम करता है तो आईक्यू उसका क्या होगा। तो ये फॉर्मूले में रखकर जो है तो आपको एज को रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। IQ इज इक्वल टू 12/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पर उसकी जो रियल एज है, सॉरी क्रोनोलॉजिकल एज है, उसका जहन कितना जो है तो काम कर रहा है, तो 12 साल के बराबर ये जो है तो क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज हो जाएंगी। और क्रोनोलॉजिकल एज से मुराद बायोलॉजिकल एज जो उसकी रियल एज है तो वो 10 साल है, इंटू इसको करना है आपको 100। तो अब यहाँ पर 10 को जो है तो इससे तकसीम करना है, 10 बच जाएगा, और इसको जो है तो यहाँ पर ज़रब करने के बाद जवाब निकल कर आएगा 120। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज आईक्यू जो होता है वो, जैसे कि हमने ऊपर वाले टेबल में देखे, एवरेज आईक्यू 90 से 110 तक होता है। क्रोनोलॉजिकल एज CA इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, यानी कि जो पैदाइश से लेकर अभी तक की जो एज होती है उसे क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एज कहते हैं। यानी 1905 में पहला जो इंटेलिजेंट टेस्ट था, पहला बुद्धि परीक्षण, ये अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन ने किया था। उसके बाद 1908 में मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा दिया गया, और 1912 में आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो विलियम स्ट्रीम के द्वारा जो है तो दिया गया है। तो ये शॉर्ट नोट से इसको आपको ज़हनशीन रखना है। सृजनात्मक और बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो इस पर मम्मी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। Researchers have found that
द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, सकारात्मक. टर्मन in the 1920s found the person with high IQ were not necessarily creative. अर्थात हर एक हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक यानी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये कहा गया है. यहाँ पर क्रिएटिव के तत्व यानी कि क्रिएटिव के जो एलिमेंट है वो बताए गए. FFOE ट्रिक से आपको याद रखना है कि F से मुराद यहाँ पर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेशन है. ये चीज़ों का आपको ज़हन नशीन रखना है. उसके बाद GP गिलफोर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया है, डाइवर्जन और कन्वर्जन. तो इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइवर्जन थिंकिंग और कन्वर्जन थिंकिंग. अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, सोच जिसे कहेंगे. तो जो डाइवर्जन थिंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं डाइवर्जन थिंकिंग में. और कन्वर्जन जो थिंकिंग होता है वो क्लोज एंडेड होते हैं, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस होते हैं और MCQ सॉल्व करने में जो है तो माहिर होते हैं और लिमिटेड सॉल्यूशंस जो है तो ये कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हमको डाइवर्जन थिंकिंग वाले बनना है, ना कि कन्वर्जन थिंकिंग. सो नेक्स्ट है, नोट दी गई यहाँ पर कि अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच डाइवर्जन थिंकिंग आवश्यक रखता है. यानी कि कन्वर्जन थिंकर जो होता है वो क्रिएटिव नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो डाइवर्जन थिंकिंग ज़रूर रखता है. गिफ्टेड चिल्ड्रन के ताल्लुक से बात हुई कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, 140 प्लस उनका IQ होता है, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन. उसके बाद जो है तो टैलेंटेड, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, और क्रिएटिव MF हुसैन हैं. तो इनकी मिसालें देकर समझाया गया है. गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ्यचर्या, एनरिच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट्स हो. और इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चों को HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कंसेप्ट्स चाहिए होते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम सॉल्वे और मैयर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डैनियल गोल्डमैन ने लिखा है. यहाँ पर एरिस्टोटल का वचन कोट है कि कोई भी किसी भी समय नाराज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज़ कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वही चीज़ जो तो यहाँ पर इंग्लिश में समझाई गई है. इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है. सोशल स्किल, फर्स्ट है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल. सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता. मोटिवेशन, अभिप्रेरणा. एम्पैथी, समानुभूति, टू पुट योर सेल्फ इन समबडीज शूज. और उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं नियंत्रण. उसके बाद यहाँ पर कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग. कॉग्निशन और इमोशन के ताल्लुक से बताया गया है. बी डायरेक्शनल, द्विदिशात्मक होते हैं. वह
इंटररिलेटेड, अंत संबंधित होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते हैं। जिजोंग के अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो है तो एक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, तो ये रेंजुली के द्वारा जो है तो बताया गया है। रेंजुली यह एक साइकोलॉजिस्ट है। ACC के ज़रिए आपको ये ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, तो ये चीज़ें 3 रिंग मॉडल के ताल्लुक से यहाँ पर दिखाया गया है। यह गिफ्टेड होगा। उसके बाद बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ आल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। 8 टाइप्स, यानी कि 8 किस्म की, वेरीफाइड बाय NCERT के ताल्लुक से 8 किस्म की जो है तो ये होती है। ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है और करना चाहिए टीचर को। फर्स्ट यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताया गया है, भाषाई बुद्धि, यानी कि ज़बान की जो जहानत के ताल्लुक से बात हुई कि स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ल्ड स्मार्ट, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, वाद विवाद, डिस्कशन। उसके बाद जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये एग्जाम्पल है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी है, तो ये लिंग्विस्टिक इनकी जो है तो इंटेलिजेंस था इनके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्कपूर्ण बुद्धि, skills in scientific thinking and problem solving. Person high on this type of intelligence can think logically and critically. Scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in these component. अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड APJ अब्दुल कलाम, तो इनके जो है तो लॉजिकल और मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस इनके अंदर था, ये फ़ोटो के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई, मिसाल के ज़रिए। उसके बाद स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, जैसे कि स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। उसके बाद सोलर, नाविक, स्कल्प्टर्स, मूर्तिकार, पेंटर्स, आर्किटेक्चर, वास्तविक और इंटीरियर। उसके बाद जो है तो डेकोरेटर, यानी कि जो जिसके अंदर बनाने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि पेंटर, और जो है तो यहाँ पर बताए गए हैं कि डिडक्टर, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, पायलट्स और सर्जन्स वगैरह। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस में इनका शुमार होगा। आपको ये एग्जाम्पल जो दिए गए उसके ताल्लुक से जो है तो इंटेलिजेंस को ध्यान में रखना है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर जो है तो संगीत की बुद्धि होती है, उसे कहा जाता है सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोडक्ट, उत्पाद जिसे कहेंगे,
क्रिएट सृजन करना एंड मैनिपुलेट परिवर्तन करना म्यूज़िकल पैटर्न में। ए आर रहमान, सोनू निगम और लता मंगेशकर की यहाँ पर मिसाल दी गई है। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, तो अब ये बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है तो आपको विराट कोहली साहब नज़र आ रहे क्रिकेटर। यूजिंग होल और portions of the body flexibly and creatively. Athletes, dancer, actors, sports persons, gymnastics or surgeons are likely to have such kind of intelligence. पायलट्स, नोट दिया गया है कि सर्जन एंड पायलट्स कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पेशल में है। ऊपर जो गुजरा है इसके अंदर भी बताया गया है वो स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। तो इस पर मबनी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, अंतर व्यक्तिक पर। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल यानी कि जो दूसरों के व्यवहारों भावनाओं को समझना जिसे कहते हैं, और इंट्रापर्सनल जो कि खुद के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंसिटिविटी टू सेप्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझना। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, politicians, social workers and religious leaders are likely to possess high interpersonal intelligence. फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, मदर तेरेसा। उसके बाद जो है तो इंट्रापर्सनल, ये खुद के अंदर जो बुद्धि होती है उसे कहेंगे कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, डिज़ायर्स। पर्सन high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. संदीप माहेश्वरी, एरिस्टोटल, सदगुरु और फिलोसफर बुद्धा वगैरह वगैरह। लास्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि, सेंसिटिविटी टू द फ्यूचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट्स, botanists, zoologists and bird watchers possess more of naturalistic intelligence. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आऊँगा। नेक्स्ट जो तो हम देखेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत के ताल्लुक से, और यहाँ पर जो है तो फिर प्याजे की थ्योरी वगैरह हम कल देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.